गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू जनरेशन एचजे कॉमर्स क्लासेस। तो पिछले क्लास में हमने पूरा स्टाफिंग कवर करवा दिया था। उसके नोट्स भी मैंने तुम्हें प्रोवाइड करवा दिए थे। तो अब देखो, स्टाफिंग तो बता दिया मैंने। और जो मैंने बताया है वो जो सीबीएसई का न्यू रूल आया है, जो उन्होंने सिलेबस डाला है, उसके अकॉर्डिंग ही है। क्योंकि रिसर्च की है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सिलेबस में से देखा है, तभी तुम लोग को वो सब नोट्स में प्रोवाइड किए गए। ये नहीं कि बिना रिसर्च किए हुए सारे टॉपिक जितने भी बुक में हैं सारे तुम्हें दे दिए गए। तो ये रिसर्च करने के बाद ही है। तो देखो, मैं तुम्हें अब दिखा रहा हूँ कि डायरेक्टिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि बुक अपनी खोल के बैठ जाओ, जो भी बुक है तुम्हारे पास, पूनम गांधी और जो भी है बिजनेस स्टडीज़ की, खोल के बैठ जाओ। मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो पेपर में आएगा, और जो नहीं बता रहा हूँ वो सारे टॉपिक काट देना। जैसे डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस, फ्यूचर्स, ये सब नहीं आ रहा है इस बार कुछ भी। तो तुम्हारे लिए तो और आसान हो गया, जब हमारे टाइम में तो पूरी पूरी बुक आती थी ये। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक आ रहा है, वो टिक कर लेना अपनी बुक में। तो देखो, डायरेक्टिंग में क्या आ रहा है, पहले उसका कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस बस देखना। तुम फ्यूचर्स भी हैं डायरेक्टिंग के, वो काट देना, वो नहीं आएगा इस बार। पहला हो गया कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस, राइट कर लेना उस पर। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो कि 4 तरीके के हैं, आगे पढ़ाऊँगा मैं, वो भी कर लेना टिक, वो आएगा। फिर अगला है मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, मास्लो हायरार्की नीड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, कौन कौन से स्टाइल के लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री लेजर। फिर लास्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तुमसे बार बार, जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना, और मैं भी उसी बेसिस पे नोट्स तैयार करता हूँ। उससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वी बिलीव इन हाई रिसर्च, सो वी हम भी देखते हैं ना कि बच्चों का पेपर आ रहा है तो क्या एकदम करेक्ट नॉलेज दे दें उनको कि इसमें से ही पेपर आएगा। तो ये सीबीएसई का न्यू गाइडलाइंस है, मतलब ये नया सिलेबस है उसका, कि जो 40 नंबर का तुम्हारा पेपर आएगा इस बार, वो इसी में से आएगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस, फीचर्स, ये सब ज़्यादातर के काट दिए हैं सीबीएसई ने। तो ठीक है, तो बता दिए तुम्हें ये। अब चलो बिना देरी के चैप्टर चालू करते हैं, डायरेक्टिंग। ओके, रुक जाओ, ये सेव कर लो, ये रफ कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रहा डायरेक्टिंग। इसके भी नोट्स मैंने पूरे बना लिए हैं, और ये मैं तुम्हें अगली वीडियो तक प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे को उम्मीद है तुम लोग, मैंने जो स्टाफिंग करवाया वो तुमने रिवीजन अपने आप भी किया होगा, क्योंकि रिवीजन के बिना नहीं हो पाएगा वो। मैं बार बार तुमको बोल रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया एक बार तो तुमने वीडियो देख के पढ़ ली, एक बार रिवीजन मेरे नोट से कर लेना, फिर ना आए तब बताना मुझे। क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। बिना रिवीजन के एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, तुम अपना घर पर रिवीजन नहीं करोगे तो वेस्ट है वो। ऐसे एक तो नेट वेस्ट मत करो, ऊपर से अपना टाइम वेस्ट मत करो इस पर। क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट है। जो तुम 1 घंटे की वीडियो देखते हो मेरी पढ़ाई की, उसके बाद अगर तुमने रिवीजन नहीं किया, वो 1 घंटा तो बर्बाद है ही। और उसके बाद जो तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, उसके आगे जब तुम 12th पास करके चल जाओगे, उसके बाद क्या क्या बर्बाद होगा देख लेना वो तो। चलो, अब बिना देरी किए डायरेक्टिंग चालू कर देते हैं। इसके भी नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आगे वाली वीडियो में। तो डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, आफ्टर स्टाफिंग फंक्शन द राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट राइट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट एक्चुअल वर्क begins when the person get instruction from their superiors। क्या मतलब हुआ, स्टाफिंग फंक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम स्टाफ्स को हायर करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या होगा फिर, तो अगर हम उनको बताएंगे नहीं एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, कैसे करना है, तो वो कर पाएंगे काम? ऐसे तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी, कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है कि स्टाफिंग फंक्शन में जैसे हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हैं, लेकिन उसको हमने रखा है वो एक्चुअल में काम कब करेगा, जब व्हेन द पर्सन गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। जब उनके सुपीरियर उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे काम करना है, क्या और क्या काम करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये है। अब देखो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि उनको पहले बोलते हैं हम कि तुम्हें क्या काम करना है,
और जब वो काम वो कर रहे होते हैं उसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने बेस्ट कैपेसिटी जितना बेस्ट वो कर सकता था उतना बेस्ट से वो कर पा रहा है उस काम को कि नहीं। ये होती है डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, ये याद कर लेना। अब देखो डायरेक्टिंग इज़ कंसर्न्ड विद, डायरेक्टिंग किससे कंसर्न होता है? डायरेक्टिंग में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको गाइड करते हैं हम लोग, उनको इंस्पायर करते हैं। उनको इंस्पायर कैसे करते हैं? बाई उनको बोलते हैं कि प्रमोशन होगा तुम्हारा, ऐसे इंस्पायर करते हैं। एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेट कैसे करते हैं उनको? इंसेंटिव्स देके, कॉम्पनसेशन देके, प्रमोशन देके, ऐसे मोटिवेट करते हैं। सो दैट जिससे क्या होगा? देयर एफर्ट रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद मिलेगी। तो फिर से एक बार, क्या होता है डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their effort result in achievement of organizational goal। ठीक है, रफ कर रहा हूँ ये सारा। अब उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। इम्पोर्टेंस क्यों है डायरेक्टिंग? पहला है टू इनिशिएट एक्शन, किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने, इनिशिएट मतलब स्टार्ट एक्शन। एक्शन कैसे स्टार्ट होगा? Employees in the organization start working only when they get instruction and direction from their superior। एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कब काम चालू करेगा? जब उसको इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन उसके सुपीरियर से मिलेगा। इन डायरेक्टिंग सुपीरियर्स डायरेक्ट्स द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड प्री डिटरमाइंड गोल। डायरेक्टिंग में क्या होता है? जो सुपीरियर रहता है वो एम्प्लॉयज़ को बताता है कि क्या काम करना है, और वो जो काम करवाता है वो मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्री डिटरमाइंड गोल की तक ले जाने में। ठीक है, तो एक बार फिर से क्या लिखा है? इन डायरेक्टिंग सुपीरियर डायरेक्ट्स द एक्शन ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया होगा? नेक्स्ट पेज करते हैं। पहला तो हो गया टू इनिशिएट एक्शन, जिसमें सुपीरियर बताता है कि क्या काम करना है और वो काम कैसे मदद करेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में। फिर सेकंड इम्पोर्टेंस है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट। इसमें क्या होता है? इन ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें बताया था पहले स्टाफिंग में कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं वो एक ही लेवल पे नहीं होते, वो डिफरेंट लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं और डिफ़िकल्ट जॉब पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। द एम्प्लॉयज़ में डिफ़र ओनली एट देयर लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड टाइप ऑफ जॉब। उन एम्प्लॉय को डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कि कौन सी लेवल ऑफ अथॉरिटी पे वो वर्क कर रहे हैं, एंड टाइप ऑफ जॉब असाइन टू देम, और कौन सी जॉब उन्हें असाइन की गई है, मतलब कौन सी जॉब उन्हें दी गई है और किस अथॉरिटी पे वो काम कर रहे हैं, मतलब उनके पास कितनी पावर है। बट ऑल आर इंटर रिलेटेड ईच अदर, लेकिन ये सारे एक से जुड़े ही रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एज दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे क्यों जुड़े रहते हैं? क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा हैं, इसलिए चाहे हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी वाला हो या लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी वाला हो, वो दोनों इंटर रिलेटेड रहते हैं एक साथ, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब थर्ड मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग से मोटिवेशन कैसे मिल सकता है? अब देखो, डायरेक्टिंग डज नॉट मीन, डायरेक्टिंग का ये मतलब नहीं है खाली ऑर्डर देना। लिखा है साफ साफ, डायरेक्टिंग डज नॉट मीन गिविंग्स ऑर्डर ओनली। ठीक है, इट मीन्स, इसका असली मतलब क्या है? बाई गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन द सुपीरियर। जब हम ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन देते हैं सुपीरियर को, उससे क्या हो? वो मोटिवेट हो, और मोटिवेट होगा तो क्या होगा? मोटिवेट होगा तो दे वर्क विद द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग का मतलब यही नहीं है कि रूडली बोल दिया कि यह काम इतना प्रोडक्शन चाहिए तो काम नहीं कर पाएगा। अगर उससे प्यार से बात करेंगे, देख भाई ये इतना काम चाहिए आज के लिए, और उसको अच्छे से गाइड करेंगे कि ये इतना काम है, ये कैसे कैसे होगा, मैं तेरे पास एक एम्प्लॉय भी छोड़ के जा रहा हूँ, दोनों मिलके कर लेना, तो एक तरीका होता है। तो उससे क्या होगा? मोटिवेशन आएगा उसको कि सर ने हम पे भरोसा किया है,
आज की हम लोग काम कर लेंगे तो हमें भी करना चाहिए काम। तो वही है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब चौथा है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग से क्या होता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो कैसे, देखो, डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट अ बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या कोशिश करता है कि बैलेंस बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन के भले वो लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हों या हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे हों, सब एक ही पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए डायरेक्टिंग क्या करना चाहता है, डायरेक्टिंग बैलेंस बनाना चाहता है सब में। व्हेन एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, वही बताया अभी, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड। जब भी एम्प्लॉयज़, मान लो एक हायर लेवल, एक मैनेजर है और एक वर्कर है, तो दोनों के बीच में एटीट्यूड सेम तो होगा नहीं। वर्कर में इतना एटीट्यूड तो होगा नहीं जितना उसमें होता है मैनेजर में। एटीट्यूड मीन्स पॉजिटिव वे में। एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड इज़ मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन। जो सुपीरियर रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमेशा चाहेगा कि मेरा काम हो जाए पूरा, भले किसी भी हालत में हो काम हो जाए मेरा। वहीं सबऑर्डिनेट जो है उसका चाहेगा कि मैं कम से कम काम करूं। तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए डायरेक्टिंग एक फंक्शन है जो कि दोनों के एटीट्यूड को इक्वल कर देता है और डायरेक्टिंग फंक्शन में काम करता है। वही लिखा है, दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड इज मेड बाय द डायरेक्टिंग फंक्शन। अब देखो इसका एक एग्जांपल भी लिखा है मैंने। द सेल्समैन में इंसिस्ट ऑन रिडक्शन ऑफ प्राइस। जो सेल्समैन होता है, जो तुमने देखा होगा मार्केट जाते होगे तो सेल्समैन कहीं शैम्पू की बोतल लेके आ गया कि सर हमारे प्रोडक्ट ट्राई करिए, वो सब सेल्समैन रहते हैं। तो क्या चाहते हैं कि कम से कम कॉस्ट हो प्रोडक्ट की, कम से कम कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की तो कोई भी ले लेगा। और वहीं जबकि जो हायर ऑफिशियल है, जो प्रोडक्शन मैनेजर्स ये सब होंगे, वो चाहेंगे कि रिडक्शन ना हो। रिडक्शन होगा तो कंपनी को लॉस हो जाएगा और कंपनी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसलिए दोनों के बताया ना अभी, दोनों के एटीट्यूड को इक्वल करने में डायरेक्टिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हो गए 4। अब अगला है 5th पॉइंट। रुक जाओ, ये सब सेव कर लो, फिर ये रफ कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसे रफ करके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सबको रिवीजन करना है तुम्हें, करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। बताया था ना स्ट्रेटजी, सुबह 5:30 बजे उठ जाओ। अभी तो ठंड है थोड़ी यहाँ, तो दिल्ली साइड है, बहुत ठंड है, तो 5:30 बजे भी उठ जाओ क्योंकि 12th है तुम्हारा। मजाक नहीं है, जैसे 10th 11th निकाल दी वैसे ही 12th निकालने की सोचो मत, आगे बहुत काम आएगा 12th का रिजल्ट जो है। तो ठीक है, अब 5वां करते हैं, टू फैसिलिटेट चेंज। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। अब इसका 5वां है टू फैसिलिटेट चेंज। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ हेसिटेटिंग इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस। जो न्यू चेंजेस होते हैं वो एम्प्लॉयज़ थोड़ा हेसिटेट करता है, क्योंकि क्या होता है जब न्यू कुछ भी बदलाव आता है तो फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, और उसके बाद जब ट्रेनिंग देते हैं तो जब काम करते हैं तो उनको हेसिटेशन होती है। जब वो गाइड करते हैं सुपीरियर उनको, तो हेसिटेशन होती है, गड़बड़ ना हो जाए इनसे। वही लिखा है, एम्प्लॉयज़ हेसिटेटिंग इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन। लेकिन जो सुपीरियर रहते हैं वो उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं सो दैट द चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर ईजिली। जिससे क्या होगा, जो चेंजेस होंगे, जो भी बदलाव कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट के लिए करवाना चाह रही होगी, वो आसानी से हो जाए। एज वाइल, जबकि गिविंग डायरेक्शन द सुपीरियर गाइड द सबॉर्डिनेट दैट चेंजेस आर बेटर फॉर देम आल्सो। सुपीरियर ये भी बताता सबॉर्डिनेट को ये जो चेंज हो रहा है इससे तुम्हें नई नई चीज़ सीखने को और मिलेगी। नहीं तो ऐसे तो तुम एक ही चीज़ पे पड़े रहोगे, और अगर तुम्हें नई नई चीज़ सीखने को और मिलेगी तो आगे ये तुम्हारे ही काम आएगा और तुम्हारे अभी कंपनसेशन भी मिलेगा। ये सब बोल के वो उसको मोटिवेट करता है। तो वही लिखा है कि डायरेक्टिंग में चेंज के लिए सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बोलता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर को ऑर्डर देती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट को बोलता है। शुरू में सुपीरियर जब सबॉर्डिनेट को वो ये चेंज के लिए बोलता है तब सबॉर्डिनेट थोड़ा सा हिचकिचाता है न्यू चेंजेस के लिए। क्यों हिचकिचाता है? क्योंकि उसको जो अब नया चेंज आने वाला है उसके बारे में बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है।
तो इसलिए हिचकिचाता। लेकिन बाय प्रॉपर गाइडेंस, बाय सब सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी गाइडेंस दूंगा जिससे क्या होगा, वो ईजिली हो जाता है, चेंजेस जो होते हैं वो ईजिली हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और सुपीरियर ये भी बताता है सबऑर्डिनेट को, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है ये चेंजेस। अब एग्जांपल देखो इसका, व्हेन कंपनी इज प्लानिंग टू कंप्यूटराइज इट्स वर्किंग जनरली द एम्प्लॉयज हेसिटेट। पहले जो क्या होता था कंपनी में, रजिस्टर में होती थी सारी एंट्री, सारे जितने भी कंपनी के डाटा वाटा थे सब रजिस्टर में होते थे पहले के टाइम पे। तो अब मान लो अब कंपनी ने बोल दिया कि अब हम कंप्यूटर आ चुके हैं, हम मॉडर्न बनने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर पे करेंगे ये सारा काम। लेकिन इसमें क्या होगा, जनरली द एम्प्लॉय हेसिटेट टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मोबाइल चलाना नहीं आता। मोबाइल जब शुरू में टच स्क्रीन आया था, ज़्यादातर लोग को चलाना नहीं आता था। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ शुरू में नई आती है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो वही है कि व्हेन कंपनी इज़ प्लानिंग टू कंप्यूटराइज इट्स वर्किंग, वो वर्किंग को कंप्यूटराइज करना चाहती थी। द एम्प्लॉयज़ हेसिटेट, एम्प्लॉयज़ को हेसिटेशन हो रही थी, एज दे आर नॉट अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं थे। ठीक है, ये हो गया। अब है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं। पहला सुपरविज़न, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा कम्युनिकेशन और चौथा लीडरशिप। क्या क्या एलिमेंट है डायरेक्टिंग के? पहला सुपरविज़न, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा लीडरशिप। इसको शॉर्ट कर लो, शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, SMCL। रुको, क्या हो जाएगा, SMCL। ये होगा सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। ठीक है, अब आगे पढ़ाता हूँ, ये रफ कर रहा हूँ। तो सुपरविज़न क्या होता है? सुपरविज़न, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। सुपरविज़न मीन्स, क्या मतलब होता है, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटरिंग करना और ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़। सुपरविज़न का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ को हम काम देते हैं तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, उसको कहते हैं सुपरविज़न। वही लिखा है इंस्ट्रक्टिंग, पहले उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि कैसे कैसे काम करना, उनको बता दिया कि कैसे कैसे काम होगा, उसके बाद उनको देखना, उसको ही कहते हैं सुपरविज़न, कि वो अपनी बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वही होता है सुपरविज़न। देखो उसका सुपरविज़न का मतलब क्या होता है, सीइंग द एक्टिविटीज़ फ्रॉम ओवर एंड अबव। सुपर का मीन्स होता है ओवर और विज़न का मीन्स होता है सीइंग। ठीक है, अब उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है, मोटिवेशन सबको पता होगा, संदीप माहेश्वरी सबने सुन रखा होगा। वो क्या करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करवाता है। उस मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन जब किसी भी आदमी को होता है तो बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी के साथ वो वर्क करता है। वही है मोटिवेशन, विल टू वर्क। मोटिवेशन मीन्स, क्या मतलब होता है मोटिवेशन का, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। उनको स्टिमुलेट करना, उनको इंस्पायर करना स्टोरी सुना के, और उनको इंड्यूस करना ताकि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ काम कर सके। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जो कि एक आदमी के दिमाग से रिलेटेड रहता है। उसको अगर मोटिवेशन मिलेगा, वो सोच रहा है हाँ इसमें मेरा फ़ायदा है, तो वो काम करेगा। वही है मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है एक। हैंस इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन अदर। पहले बताए साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक के लिए मोटिवेशन, दूसरे के लिए वो अनमोटिवेशन भी हो सकता है। मान लो एक सुपीरियर है, उसका कॉम्पनसेशन 2000 बढ़ रहा है, तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी सैलरी वैसे ही 1 लाख आ रही है। और वहीं सबऑर्डिनेट है, उसकी सैलरी 8000 है और उसको 2000 कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो उसके लिए फ़र्क पड़ेगा। वही लिखा है, एक का मोटिवेशन, दूसरे का डिमोटिवेशन। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड एज इट इज़ विलिंगनेस टू डू वर्क। ये अपने अंदर से ही आता है, कोई बोलेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता तेरे को मोटिवेशन क्यों नहीं आ रहा इस काम का। तो वही है कि ये अंदर से आता है, विलिंगनेस टू डू द वर्क। अब इसके इंटर रिलेटेड टर्म्स कुछ हैं। पहला है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य समझ रहे हो, इट अराइजेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। व्हेन एन
मोटिव इमर्जेस इन एन इंडिविजुअल, इट कॉज रेस्टलेसनेस एज ही वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज मोटिव। मोटिव मतलब किसी को कुछ अचीव करना है। मान लो तुम्हें एक फ़ोन लेना है, तो मोटिव वही होता है। फ़ोन लेना मतलब उद्देश्य, तुम्हारा क्या है उद्देश्य, तुम्हें एक फ़ोन लेना, वो होता है मोटिव। ये लिखा है इट अराइजेज आउट ऑफ नीड ऑफ इंडिविजुअल, तुम्हारी वो ज़रूरत है, वही है मोटिव। व्हेन एन मोटिव चेंज इमर्जेस इन एन इंडिविजुअल, जब भी कोई मोटिव एक इंडिविजुअल के अंदर आता है, वो क्या करता है, रेस्टलेसनेस कॉज करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इस उद्देश्य को पाने के लिए भले मेरे को आराम ना करना पड़े, लेकिन मैं ये मोटिव अचीव करूँ। वही लिखा है इट कॉज रेस्टलेसनेस एज, क्योंकि वो फुलफिल करना चाहता है अपना मोटिव। इसमें 3 थे, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। मोटिव, मोटिवेशन तो मैंने बता ही दिया ऊपर, वही है उसमें भी, मोटिवेशन में भी। और तीसरा है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स कौन होता है? अभी संदीप माहेश्वरी का एग्जांपल दिया था मैं, वो मोटिवेटर है जो हमें मोटिवेट करता है ये काम करने के लिए। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल। ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है मोटिवेट करने के लिए लोगों को इन एन ऑर्गेनाइजेशन में। कॉमन मोटिवेटर्स यूज बाय मैनेजर आर, अब तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो जो मैनेजर तुम्हें मोटिवेट करने के लिए क्या करेगा? पहले तो तुम्हारा इंक्रीमेंट करेगा, दूसरा बोनस, तीसरा प्रमोशन, चौथा रिकॉग्निशन देगा तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में। वही है मोटिवेटर्स। ठीक है, रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पेज। अब है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये मोटिवेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सुपरविजन और मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन का एक पार्ट है, मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी। इसमें क्या होता है बताया तो मैं, साइकोलॉजिकल फेनोमिना है ये, एंड द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, ये जो है मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी, ये बेस है साइकोलॉजिकल फिनोमिना पे। मतलब एक का मोटिवेशन, दूसरे का डिमोटिवेशन। मतलब जो काम हमें मोटिवेशन दे रहा है वो काम हम करेंगे, लेकिन जो हमें लग नहीं रहा कि ये मोटिवेशन दे रहा है वो काम हम नहीं करेंगे। वही लिखा है कि द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन। अब देखो क्या है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो ने क्या बताया कि डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन। अगर तुम्हें किसी चीज़ की चाह है तो तुम्हारी मदद करेगा मोटिवेशन में। मान लो कोई तुम्हें मोटिवेट कर रहा है जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो तुम मोटिवेट हो गए? नहीं हो गए। और वही कोई आदमी तुम्हें मोटिवेट उस चीज़ के लिए कर रहा है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, तो वही लिखा है डिज़ायर। डिज़ायर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन में, बिकॉज क्योंकि द एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स, क्योंकि एम्प्लॉय कब मोटिवेट होंगे? जब उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। एंड इफ़ ऑल द नीड्स आर सेटिस्फाइड, और जब उनकी सारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी तब क्या होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। मान लो एक एम्प्लॉय है, वो पहले वर्कर था, उसका मन था कि वो मैनेजर बन जाए, मैनेजर बन गया। फिर उसका मन था कि वो प्रोडक्शन मैनेजर बन जाए, प्रोडक्शन मैनेजर के बाद उसका CEO, CFO, फिर MD बन गया कंपनी का, फिर डायरेक्टर बन गया। तो एक पार्ट ऑफ टाइम के बाद उसके सारे गोल्स जब अचीव हो जाएंगे तो वो नो मोर लॉन्गर बी मोटिवेट, फिर वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि सारे गोल्स उसके अचीव हो चुके हैं। अब देखो मास्लो की हायरार्की नीड्स क्या बोलती है। पहली कौन सी नीड है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब होता है जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल के लिए। जब तुम शुरू में ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तुम क्या शुरू में ही थोड़ी सोचते हो तुम डायरेक्ट डायरेक्टर बन जाओ कंपनी के। शुरू में जाओगे तुम तो सोचोगे कि इतनी सैलरी मेरे को मिल जाए जिससे मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट सर्वाइवल की पूरी हो जाए। मतलब कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या क्या है? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। ये मास्लो ने बताया कि पहली नीड क्या होती है लोगों की, तो पहली होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और वो नीड्स क्या होती है? फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। डायरेक्ट जाके सोचने लगे तुम मेरे को डायरेक्ट BMW कार मिल जाए या कुछ भी अनवांटेड, तो वो नहीं। पहले मास्लो ने बताया कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जब जाता है तो सबसे पहले सोचता है कि उसके पास खाना हो, रहने को घर हो, और पहनने के लिए कपड़ा हो। रोटी कपड़ा मकान, वही है फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। इट इज़ प्लेस्ड एट फर्स्ट। इसको फर्स्ट पे क्यों रखा है? क्योंकि एम्प्लॉयज़ डेवलप दिस नीड फॉर देयर सर्वाइवल। क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल पे। अगर तुम्हें यही नहीं मिलेगा तो तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अब दूसरा देखो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स।
फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, रोटी कपड़ा मकान उनको मिल गया, उसके बाद उनकी क्या नीड होती है? वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाइड, जब फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर। जब उनको लगता है कि हाँ यार आज तो मुझको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, कल का क्या? कल को अगर मेरी जॉब नहीं रहेगी तो मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल पाएगा? तो वही लिखा है इसमें कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कल को मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एज दे want to secure their future by making sure that in future they also want to satisfy their physiological need। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में यही होता है कि जो आज हमको मिल रहा है वो आने वाले हमारे फ्यूचर में भी हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो वही होती है उसकी एम्प्लॉय की दूसरी नीड। क्या होती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब रुको ये रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड दो तरीके की होती है, मतलब दो रो है इसमें, वो पार्ट दिखाता हूँ, रुको अगले पेज पे। हाँ, तो ये रही दो कैटेगरी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की। कौन कौन सी? फिजिकल सिक्योरिटी, ये कैसी सिक्योरिटी होती है? इसका मतलब होता है सिक्योरिटी अगर एम्प्लॉयज़ को या उसके घर में किसी को इलनेस हो गई, बीमारी हो गई, या उनका एक्सीडेंट हो गया, या उनका घर वर जल गया, तो जो सिक्योरिटी उनको सेटिस्फाई करेगी इलनेस से, एक्सीडेंट से और फायर से, उसको कहते हैं फिज़िकल सिक्योरिटी। ठीक है? क्या मतलब? जो भी एम्प्लॉयज़ की मदद करेगी उनकी इलनेस में, उनकी एक्सीडेंट में, उनके फायर में, उसको कहते हैं फिज़िकल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है? देखो, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? हैविंग सफिशिएंट फंड्स, उनके पास इतने पैसे होने चाहिए टू मीट द फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स। मतलब जो आज काम कर रहे हैं उनके पास इतने पैसे होने चाहिए कि उसमें से वो सेव करें ताकि वो आगे काम आए उनके रोटी कपड़े मकान के लिए। फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड सो दैट दे कम आउट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट। अब थर्ड है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या होती है? सोशल नीड्स मतलब होता है कि इज्जत समाज में एक इज्जत। इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या होता है? सोशल नीड्स का मतलब होता है नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। अब क्या होता है जब भी एक एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो जाती है, तब क्या होता है? दे सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, देन द सोशल नीड्स बिकम मोर एक्टिव। जब जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रोटी कपड़ा मकान भी मिल गया, उसको फ्यूचर के लिए भी सेफ्टी मिल गई, तो अब उसके बाद उसका अगला स्टेप क्या होगा? उसको अगला स्टेप होगा कि उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, वही है सोशल नीड्स। और एंड टू फुलफिल सोशल नीड्स द मैनेजर प्रेफर टीम वर्क। उनको वही इज्जत कंपनी में कैसे मिलेगी? एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मिलेगी? बाय अरेंजिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर वो होता है जब एक साथ, मतलब पार्टी की तरह समझ लो, मतलब मीटिंग होती है एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो और क्लोज आ सके और जान सके एक दूसरे को, सो दैट दे डेवलप सोशल रिलेशनशिप। जिससे क्या होगा? वो सोशल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, और जब सोशल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट की तरफ ही लेके जाएगी। मैं बता रहा हूँ क्यों। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉयज़ कह लो या दो डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी में लड़ाई हो जाएगी, तो कंपनी को उनके ईगो के चक्कर में बहुत लॉस झेलना पड़ेगा। जैसे अभी तो मैं एग्जांपल दिया सेल्स मैनेजर वाला और प्रोडक्शन मैनेजर वाला। सेल्स मैनेजर कह रहा है कि कॉस्ट कम करो, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर वाला कह रहा है कॉस्ट ज़्यादा करो ताकि ज़्यादा में बिके, और सेल्स मैनेजर कह रहा है कि कॉस्ट कम करो ताकि हम सस्ते में बेच सकें। तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों को प्रॉपर गेट टुगेदर में और दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो वही लिखा है सोशल नीड्स। तीन तरह की नीड्स कौन कौन सी हो गई? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, और तीसरा है सोशल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स रोटी कपड़ा मकान, सिक्योरिटी नीड्स रोटी कपड़ा मकान आज तो मिल रहा है लेकिन कल वो मिलेगा मेरे को कि नहीं, वही होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। और तीसरा होता है सोशल नीड्स कि मतलब गेट टुगेदर, उनको लव मिले, उनके साथ रहे, कोई फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाए, अफेक्शन हो उनको कंपनी के प्रति की, वही सब है सोशल नीड्स में। और वही बताया मैंने कि तुमको एक बार फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स फुलफ़िल हो जाती है तो एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं कि उनकी सोशल नीड्स भी पूरी हो, और मैनेजर इसको करने के लिए क्या करता है? टीम वर्क को प्रेफर करता है ताकि सब एक दूसरे को जान सकें।
अब फोर्थ है एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स क्या होती है? एक बार जो तीनों नीड्स हमारी पूरी हो गई, हमें रोटी कपड़ा मकान मिल गया, फिर हमें सेफ्टी मिल गई फ्यूचर के लिए, फिर हमें लव अफेक्शन मिल गया एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद एम्प्लॉयज़ की क्या होता है? एस्टीम नीड्स। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। अब ये नीड्स क्या कहती है कि उनको रिस्पेक्ट, इज्जत मिलनी चाहिए, जो वो काम कर रहे हैं उन जिस पोस्ट पे हैं वो, उनको इज्जत मिलनी चाहिए, और रिकॉग्निशन, और सब कोई उसके काम से उसको पहचाने। व्हेन द अबव 3 नीड्स आर सेटिस्फाई, अबव 3 मतलब जो भी ऊपर के 3 नीड्स थी, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सोशल नीड्स, जब वो तीनों फुलफिल हो जाएगी, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगी, देन एम्प्लॉय डिमांड रिस्पेक्ट एंड देमसेल्फ फॉर इन ग्रुप। तो वो अपने लिए डिमांड रिस्पेक्ट करेगा। कैसे? कि वो कहेगा, जैसे कोई भी एम्प्लॉयज़ को रहते हैं जो लोअर लेवल अथॉरिटी के, उनकी लड़ाई हो जाती है तो मारपीट हो जाती है, तो मार देता है एक दूसरे को। वैसे ही वो चाहता है कि जब मैं हायर लेवल पे हूँ, जब मेरी ये सब तीनों नीड्स ऊपर की फुलफ़िल हैं, तो उसके बाद मेरे को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कोई भी मुझसे तू तड़ाक में बात ना करे, सब प्यार से बात करें मुझसे, और मैं बोलूँ वो सुने। वो वही होती है एस्टीम नीड्स की, अपने लिए रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट कब मिलेगी? जब वो उनको रिस्पेक्ट देगा, वो उनसे अच्छे से बात करेगा, तभी रिस्पेक्ट। वही रिस्पेक्ट का हिसाब है गिव एंड टेक वाला, दो और लो, रिस्पेक्ट वही है। देखो, इट इज़ मोर कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज़। ये ज़्यादातर किस में होती है? हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी बताया तुमको, एस्टीम नीड्स उनमें ही होती है। इट इज़ सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। और ये कैसे सेटिस्फाई होती है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन जो होती है कंपनी की, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, वो कभी भी पैसे देकर किसी की रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते कोई, ठीक है? तो वही लिखा है कि इट इज़ सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। रुको, रफ कर दो ये। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक ये है, ठीक है? अब आगे का अगली क्लास में लेक्चर 2 में करवाऊँगा, क्योंकि एक ही क्लास में सारा करवा दूँगा तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। बताया था तुम्हें एग्जांपल वही वाला, कि एक तो मूवी और वेब सीरीज़ में क्या अंतर होता है। मूवी 6-6.5 घंटे की रहती है, वो देख लेते हैं लोग, लेकिन वही 2.5 घंटे की मूवी ज़्यादातर लोग देखना प्रेफर नहीं करते। अब 5वां देखो इसमें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये भी जो नीड्स हैं, ये भी प्रोसेस की तरह होती है, ये भी लाइन वाइज ही चलेंगी, पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? या फिर ऊपर नीचे भी करके लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा लाइन वाइज ही लिखो इसको, क्योंकि ये एक के बाद एक वाली नीड्स है। तुमने पहले लिख दिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद फिजियोलॉजिकल लिख दिया, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। अब देखो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होती है? दिस नीड्स रिफर टू रीचिंग टू एम ऑफ देयर लाइफ। इस नीड्स क्या होती है? ये वाली नीड, ये नीड ये कहती है कि एक बार तुमने जो गोल, तुम शुरू में जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, तुम्हारा जो गोल था वो तुमने अचीव कर लिया है। उसके बाद वंस द एम्प्लॉय बिकम्स व्हाट ही वांट्स टू बिकम, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में बनना चाहता था वो अब बन चुका है वो। इट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो उससे क्या होगा? उसकी एक्चुअलाइजेशन नीड्स सेटिस्फाई हो जाएगी, कि वो सोच के आया था कि मेरे को इस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर बनना है जब तक मैं इस कंपनी में काम करूं। और एक बार वो बन गया वो चीज़, तो उसको क्या कहेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जैसे ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। अब इसके एग्जाम्पन्स हैं मैस्लो नीड्स थ्योरी, हायरार्की थ्योरी के। ये भी दिया नहीं हुआ था उसमें, लेकिन मैंने सोचा कवर करवा दूँ ये, तो तुम भी देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये भी। जब तुमने पढ़ लिया पूरा हायरार्की, मास्लो की नीड्स क्या, हायरार्की थ्योरी, तो एग्जाम्पन 4 ही पॉइंट है, देख लो, आसान है ये भी। देखो क्या लिखा है इसमें, बिहेवियर वेरीज पर्सन टू पर्सन एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन देयर नीड। जो लोगों का बिहेवियर रहता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक को एक चीज़ देख के खुशी होगी तो उसी को दूसरी चीज़ देख के गुस्सा आएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि वो कि बिहेवियर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग द नीड। जैसे मुझे एप्पल पसंद है, वहीं दूसरे आदमी को एप्पल पसंद नहीं है, तो वही कह रहा है कि ह्यूमन जो रहते हैं उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है, और एक उस एप्पल से मोटिवेट होगा तो दूसरा उस एप्पल से डीमोटिवेट भी होगा। तो वही है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है। सेकंड क्या है इसका? जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की। ये जो नीड्स हैं
ये हायरार्की फॉलो करती है, जो बताया तुमको मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी है, इसके एजम्पशन क्या है, ये हायरार्की को फॉलो करती है। अब थर्ड है सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट देम। किसी ने बोला उसको कि मैं तुम्हें प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर डाल दूंगा, मतलब कंपनी के डायरेक्टर ने बोला, लेकिन वो उसी पोजीशन पे है, तो क्या वो उसको सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही लिखा है सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट नहीं कर पाएगा उसको, तो वही लिखा है सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली एट नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट देम। लेकिन अगर उसको वही बोला कि तुम प्रोडक्शन मैनेजर हो, उसके बाद तुम्हें हम कंपनी के शेयर्स दे देंगे, मतलब तुम्हें एक हायर पोजीशन पर रख देंगे, प्रोडक्शन मैनेजर के बाद मतलब तुम्हें CEO बना देंगे कंपनी का, तब वो उसको मोटिवेट करेगा। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब यही है कि अगर उसकी नीड सेटिस्फाइड है और तो वो उसको मोटिवेट नहीं कर पाएगी, जबकि अगर उसको उसकी नेक्स्ट हायर लेवल की चीज़ मिल गई तब वो उसको मोटिवेट करेगी। वही लिखा है थर्ड पॉइंट पे। फोर्थ है अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड व्हेन हिज प्रीवियस नीड इज सेटिस्फाइड। पर्सन जो रहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनकी जब उनकी नेक्स्ट हायर लेवल नीड क्या रहती है, जब उनकी प्रीवियस नीड फुलफ़िल हो जाए। उसका मतलब था, उसका जब वो आया था कंपनी में वो एक लेबर था, उसके बाद वो अकाउंटेंट बना, उसके बाद वो इंजीनियर बना, तो वही लिखा है अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड व्हेन हिज प्रीवियस नीड इज सेटिस्फाइड। एक पर्सन कब नेक्स्ट हायर लेवल की नीड को अचीव करेगा, मतलब कब वो चाहेगा कि उसकी नीड पूरी हो, जब उसकी प्रीवियस नीड फुलफ़िल हो जाए। यानी कि वो चाह रहा है कि वो इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो उसकी इंजीनियर की वो पूरी नहीं हुई, मतलब वो इंजीनियर नहीं बना, डायरेक्ट उसको प्रोडक्शन मैनेजर पर डाल दिया। तो वही लिखा है पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड व्हेन हिज प्रीवियस नीड इज सेटिस्फाइड। उसकी पुरानी नीड जब सेटिस्फाई हो जाएगी तभी वो सेटिस्फाई होगा। तो ठीक है, डायरेक्टिंग का लेक्चर 1 मैं यहाँ पे ही वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 में सारा मैं कवर कर दूंगा। इसके बाद इंसेंटिव, नॉन इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव वाला था, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। अब मैं बता रहा हूँ, ये मैंने तुमको करवा दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको रिवीजन करने की। रिवीजन करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, नहीं करोगे तो तुम जानते हो क्या होगा। तो इसको रिवीजन करना, मैंने ये करवा दिया पूरा, अब तुम्हारे ऊपर है। तो ठीक है, बाय क्लास।